हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में लगभग हमने सल्तनत कालीन को प्रमुख रूप से पढ़ चुका हूँ। पर आज हम लोग कुछ विशेषताएं जो सल्तनत कालीन में हुई हैं सभी सुल्तानों के और उनका पढ़ेंगे, जैसे कि निर्माण कार्य, कृषि व्यवस्था, प्रमुख विभाग, प्रमुख इनके पद, ये सब पढ़ेंगे। तो दो वीडियो में लगभग आपका लगेगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी आप किसी भी बड़े एग्जाम जैसे यूपीएसआई, एनटीपीसी या यूपी पीसीएस प्री आदि सभी के लिए बहुत ही प्रमुख रहेंगे ये आज का वीडियो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज देखते हैं आज क्या है। तो सल्तनत कालीन की प्रमुख विशेषताओं में हमारा जो पहला है वो है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था, हालांकि शब्द आपने सुना होगा, पर इक्ता व्यवस्था थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इक्ता व्यवस्था जो है आपका एक अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता जो है वो आपका एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। इक्ता जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जमीन का टुकड़ा। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने इक्ता बांटी। भारत में जो है सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने इक्ता बांटी, अर्थात जमीन का टुकड़ा मोहम्मद गौरी ने बांटी। गौरी ने ऐबक को हांसी का इक्तादार बनाया सबसे पहले। इक्ता व्यवस्था को लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सर्वप्रथम भारत में इक्ता व्यवस्था किसने लागू की, तो आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इक्ता व्यवस्था को लागू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। बलबन द्वारा इक्ता पर निरंतरण हेतु ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। बलबन द्वारा इक्ता पर नियंत्रण हेतु ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगर बता दूं, आपने बलबन, इल्तुतमिश आदि सभी के वीडियो पढ़ने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पढ़ाया गया है। तर्कात क्या होता है, तो बलबन के समय इक्तादार की मृत्यु होने पर, जैसे कोई व्यक्ति है इक्तादार था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र सैन्य सेवा में अगर नहीं है तो इक्ता वापस लेने की परंपरा, इसे तर्कात कहते हैं। जैसे कोई इक्तादार था, वो सैन्य में था, पर वो मरने के बाद उसका पुत्र अगर नहीं है तो इक्ता वापस ले जाती। इस परंपरा को तर्कात कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता की आय का स्पष्ट विभाजन किया। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने इक्ता की आय का स्पष्ट विभाजन किया। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने इक्तादारों के अधिकारों पर रोक लगा दी तथा राजस्व वसूली के लिए वसूली के लिए बली उल खराज नामक पद बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अमीन नामक नवीन पद स्थापित किए। फिरोज तुगलक ने पुनः इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बनाकर इसे वजह क्षेत्र नाम दिया। फिरोज तुगलक ने पुनः इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बनाया और इसे वजह क्षेत्र नाम दिया। आगे चलकर सिकंदर लोदी ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इक्ता का पर्याय के क्रम में विलायत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात इक्ता का कहीं विलायत शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो ये रही इक्ता व्यवस्था। आपको इस टर्म को अब समझने की जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ाया गया। पूरी सल्तनत कालीन में इक्ता कैसा रहा, क्या चला, क्यों प्रमुख है, किसने क्या किया, लगभग पढ़ा दिया गया है और इससे आगे आपके लिए कोई भी एग्जाम में नहीं रहेगा। चलिए जान लेते हैं सल्तनत कालीन की प्रमुख विभाग। सल्तनत कालीन में प्रमुख विभाग कौन कौन से रहे हैं, तो ये हम देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख पद था वो नायब कौन था, नायब जो था उप प्रमुख, सुल्तान का उप प्रमुख था। इसका कोई विभाग नहीं होता था। दूसरा पद है हमारा दीवान ए बिराजत या वजीर प्रमुख होता था इसका, जिसके विभाग थे दीवान ए बिराजत, वजीर प्रमुख होता था। और वित्त संबंधी कार्य व सभी विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण इसके पास होता था। अगला पद है, जो अगला विभाग है वो है दीवान ए रसातल। दीवानी रसातल में जो था विदेश विभाग इसमें था, विदेशों का कामकाज जो होता था वो देखा जाता। तो दीवानी रसातल विभाग विदेश विभाग से संबंधित था। सर्द उस सर्द ये धार्मिक विभाग था, धार्मिक चीज़ें इसमें देखी जाती थी। अगला जो है आपका वो है दीवान ए इंसा या अशरफ भी कहते हैं इसको। अगला जो विभाग था दीवान ए इंसा या अशरफ भी कहते हैं इसको। यह एक शाही सचिवालय था जो शुभ प्रांतों से संपर्क रखा था। जो उसके प्रांत होते थे, जो राज्य के प्रांत होते उससे ये संपर्क रखता था। अगला जो विभाग है वो है दीवान ए अर्ज जो है अगला विभाग है। इसमें क्या था, इसमें आपका सैन्य विभाग जिसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। यह एक सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन ने खारिज ए मुमालिक नामक अधिकारी इसमें नियुक्त किया। दीवान ए अर्ज में अलाउद्दीन खिलजी ने खारिज ए मुमालिक नामक अधिकारी नियुक्त किया। अगला जो विभाग है वो काजी उल कुजात
काजी उल कुजात का काम था। सुल्तान के बाद न्याय मंत्री का पावर था, अर्थात सबसे पहले सुल्तान के बाद जो न्याय देता था वो काजी उल कुजात था। अगला जो पद है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही विभाग क्या था? दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने स्थापित किया था। यह एक कृषि विभाग था। जो कृषि विभाग था सल्तनत काल में उसे कुछ दीवान ए कोही कहते थे। अगला है आपका दीवान ए पुस्तराज। दीवान ए पुस्तराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित राजस्व विभाग था, जो राजस्व का कामकाज देखता था। अगला आप था दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित पेंशन विभाग था, जिसमें पेंशन का बंटवारा होता था, तो फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की। अगला यह है आपका दीवान ए बदगान। दीवान ए बदगान ये फिरोज तुगलक ने इसका स्थापित किया। यह एक दास विभाग था। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में फिरोज दास जो रखा था वो फिरोज तुगलक ने ही रखा था। तो ये रहा आपका आज का प्रमुख विभाग। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अन्य अधिकारी और उनके कार्य। जो प्रमुख अधिकारी थे दिल्ली सल्तनत में और उनके कार्य देख लेते हैं। तो जो पहला आपके अधिकारी होते थे वो वकील ए दर। वकील ए दर जो थे राजा के घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। वकील ए दर जो होता था वो राजा के घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। अगला जो अधिकारी है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक जो होता था गुप्तचर प्रधान होता था। गुप्तचर प्रधान होता था बरीद ए मुमालिक। अगला जो आपका मुहतसिन। मुहतसिन जो होता था लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला होता था। लोगों के आरक्षण का निरीक्षण करने वाला होता था। अगला जो है आपका मुतशरीफ। मुतशरीफ जो होता था कारखानों की देखभाल करने वाला होता था। अगला है आपका है अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर जो अधिकारी होता था वो अश्वशाला का प्रधान होता था, उसे अमीर ए आखूर कहते थे। अगला जो आपका पद है वो कारकुन अधिकारी। कारकुन अधिकारी जो होते थे वो है भूमि कर का हिसाब रखने वाला, उन्हें कारकुन अधिकारी कहते थे। अगला जो है आपका अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब जो है दरबारी शिष्टाचारों के नियमों को लागू करने वाला होता था। अमीर ए हाजिब का काम होता था दरबार में शिष्टाचार के नियम बने रहें उसको लागू करता था अमीर ए हाजिब। अमीर ए बहर। अमीर ए बहर का जो प्रमुख काम होते थे नए हथियार का बंदोबस्त करना, युद्ध संबंधी कार्य देखता था और आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अगला जो है आपका पद है अमीर ए तुजुक। अमीर तुजक की बात करें तो ये उत्सव का आयोजन कराने वाला होता था। अमीर तुजक जो अधिकारी होता था ये उत्सव का आयोजन कराने वाला होता था। अगला जो आपका पद है वो सहना ए मंडी। सहना ए मंडी जो है बाजार का अधीक्षक होता था, इसके अंतर्गत बाजार आते थे। अगला जो आपका पद है कोतवाल। कोतवाल जो है आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखता था, कोतवाल। अगला आपका है सहना ए पील। सहना ए पील। पील हाथी से संबंधित, तो आप वैसे समझ सकते हैं हाथियों की सेना का प्रमुख। हाथियों की सेना के प्रमुख को सहना ए पील होते थे, ये अधिकारी होते थे। अगला जो पद है आपका सर ए जहानदार। सर ए जहानदार जो होता शाही अंगरक्षक होता था, जो शाही अंगरक्षक का प्रधान होता था सर ए जहानदार। तो ये रे प्रमुख अधिकारी दिल्ली सल्तनत के। मुझे लगता है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। अगला आप जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत की कृषि। इसके प्रमुख क्या है, कृषि की विशेषताएं क्या थी दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत की प्रमुख जो हम बात करें तो उसका गल्ला बक्सी या बटाई। गल्ला बक्सी या बटाई क्या टर्म है, तो पिछले वर्ष की फसलों के उत्पादन के आधार पर गल्ला बक्सी या बटाई पिछले वर्ष की फसलों के उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण इससे होता था। जलालुद्दीन ने मसाहत अर्थात पैमाइश को अपनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने मसाहत पैमाइश को अपनाया, जिसने प्रति बीघा उत्पादन का आधार बनाया। इसने पहले जो था वो पिछले वर्ष की फसलों के उत्पादन के आधार पर होता था कर का निर्धारण, लेकिन बाद में जो जलालुद्दीन आया, जलालुद्दीन ने मसाहत पैमाइश को अपनाया, जिससे प्रति बीघा उत्पादन के आधार पर इसने जो है गल्ला बक्से पर कर लिया। अगला जो है कनकूत या नस्क पद्धति। कनकूत या नस्क पद्धति आप अभी भी सुनते हो कनकूत तो या नस्क पद्धति। इसके अनुमान के आधार पर कर निर्धारण या साजिश निर्धारण। अगला जो है आपका नूरिया तकनीक। नूरिया तकनीक जो होता था वो पानी निकालने का गियर प्रणाली होता था। लगान निर्धारण की बटाई तकनीक के प्रकार देख लेते हैं। लगान निर्धारण की बटाई की तकनीक के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला था खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, खड़ी फसल पर कर निर्धारण किया जाता था। खड़ी फसल जो होती थी उस पर कर निर्धारण किया जाता था। अगला है लंग बटाई। लंग बटाई में क्या होता था, अनाज से भूसा निकालने के बिना पहले ही मतलब भूसा रहित जो बटाई होती थी मतलब कर लिया जाता था, वो लंग बटाई कहा जाता था। अगला जो आपका रास बटाई, भूसा निकालने के बाद जो शेष बचता था उसका जो बटाई होती थी उसे कहते थे रास बटाई। अब जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कृषि उत्पाद कहाँ कहाँ होते थे, प्रमुख कृषि उत्पाद और उसके क्षेत्र कौन कौन से। तो अगर रेशम के उत्पादन की प्रमुख बात करें, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता था खंबात अर्थात गुजरात से होता था। नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता था आपका वो सांभर राजस्थान से होता था। नमक का जो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन सांभर राजस्थान से होता था। ऊनी साल का जो प्रमुख उत्पादन होता था वो कश्मीर से होता था। 19 साल का प्रमुख उत्पादन जो होता था वो कश्मीर से होता था। उच्च किस्म का जो ऊन आता था वो आता था आपका लगभग तिब्बत से आता था मैक्सिमम करके।
जो आपका सूती वस्त्र आते थे, वस्त्र मैक्सिमम बंगाल व गुजरात से आते थे। वस्त्र जो आपके आते थे वो बंगाल व गुजरात से आते थे। सूती वस्त्र को किरपास कहते थे, सूती वस्त्र को उस टाइम किरपास कहते थे। और वस्त्र रंगाई का केंद्र जो होता था वो लगभग आपका दिल्ली होता था। अगला जो आपका है नील जो आता था प्रमुख रूप से बयाना, भरतपुर, सरखेज और आगरा से आता था। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो दिल्ली सल्तनत से जो बचा हुआ है। कल एक और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें प्रमुख निर्माण कार्य देखेंगे दिल्ली सल्तनत में क्या क्या थे, जो हम लोग अभी थोड़ा सा नहीं पढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैन्य व्यवस्था क्या थी दिल्ली सल्तनत के, प्रमुख संगीत और कुछ प्रमुख लेखकों के लेख। तो ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग जान गए होंगे कंटेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।